हम गांव के चौधरी थे। मेरा जिस लड़की पे दिल आता उसको रात को लाकर ज़बरदस्ती करता और गांव का कोई भी शख्स हमारे खिलाफ ना जाता। एक दिन मेरा दिल जिस नकाब पोश लड़की पर आया वो खुद रात को मेरे पास आ गई, लेकिन जब उसने अपने कपड़े उतारे तो मेरी चीखें निकल गईं। वो औरत तो मेरी सगी। मेरा नाम शाह ज़ैन है। मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान और चौधरी था। हमारा ख़ानदान इस गांव का वाली वारिस समझा जाता था। हमारी इस गांव में ऐसी ही इज्जत होती थी कि जैसे हम लोग बादशाह हैं और ये लोग हमारी रियाया। इसी वजह से मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी और मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। गाड़ी जो मुझे पसंद होती मैं ले लेता था, जो चीज़ मुझे पसंद आती वो सिर्फ मेरी होती थी, और लड़कियां तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं थी। जो लड़की मुझे पसंद आती वो मेरे सामने पेश कर दी जाती। मेरी उम्र 21 साल हो गई थी। ऐन जवानी का वक्त था। हुस्न भी बहुत ज़्यादा था और दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। असर और रसूख भी था। क्या चीज़ थी ऐसी जो मेरे पास नहीं थी? मेरी माँ को मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे बाबा भी मेरी तरह ही थे। वो तो बुढ़ापे में भी मुझसे भी 2 हाथ आगे थे। तो फिर मैं तो अभी अभी जवान हुआ था। मेरे बाप की एक दूसरी बीवी थी जो मेरी सौतेली माँ थी। मैं उसी को अपनी माँ कहता था, उसी की बात मानता, क्योंकि मेरी अपनी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी। उसने किसी और के साथ मुंह काला किया और मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ जिंदा है कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी यही दुआ है कि वो कभी भी वापस ना आए, कि मैं ऐसी औरत को देखना नहीं चाहता। मैंने उसकी तस्वीर ज़रूर देखी थी जो मेरी दादी ने अपने कमरे में लगा रखी थी, और मेरी दादी मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन अपनी दादी से मैंने पूछा कि जो औरत आपके ख़ानदान की इज्जत बर्बाद करके चली गई, आपको उससे इतनी मोहब्बत है, और मेरी सौतेली माँ जो इस ख़ानदान की इज्जत बचा कर बैठी है, हर जगह रख रखाव रखती है, लोगों को पैसे देती है, शादियों में जाती है, सारा कुछ संभाल कर बैठी है, उसको आप बहुत बुरा समझती हैं? तो मेरी दादी ने कहा कि कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं जो तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएंगी, इसलिए तुम ये सब ना बोला करो। मैंने उनसे कहा, आप ये तस्वीर अपने कमरे से हटा दें, नहीं तो मैं आपके कमरे में आना छोड़ दूंगा। मुझे इसकी शक्ल से नफरत है। ये एक बद किरदार औरत थी जिसने अपनी औलाद का भी ख्याल नहीं किया। पर मेरी दादी ने निहायत अजीब तरह की बात कर दी। उन्होंने कहा कि तुमने कमरे में नहीं आना तो बेशक ना आया करो, लेकिन ये तस्वीर मैं दीवार से नहीं हटाऊंगी। जबकि मैं इस खानदान का इकलौता बेटा था, मेरी कोई बहन भी नहीं थी, और मेरी दादी को फिर भी मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन एक बेवफा औरत की तस्वीर से उनको इतनी मोहब्बत थी। उन्होंने तो सास बहू की रिवायत को भी बदल दिया था। कभी सास भी बहू की गर्विदा हो सकती है? मेरे दादा अभी हयात थे और उन जैसे इंसान भी कोई नहीं था। सारा गांव तारीफें करता था कि चौधरियों के मर्द असल मर्द हैं और ऐसे ही मर्द होने चाहिए। मेरे दादा अभी भी शिकार पर जाते और लोग उनके नाम से ही थर थर कांपते थे। गांव वाले हमारी हवेली के सारे काम करते और हमारी हवेली से उन्हें दाने भी मिला करते थे, यानी कि गंदुम वगैरह उनको हम ही दिया करते थे। मेरे साथ हिफाजत के लिए गार्ड भी होता और कुत्ते भी। एक दिन गांव की एक लड़की मेरी नजरों के सामने आ गई। वो कुएं पर खड़ी पानी भर रही थी। पानी के लिए उस गांव में एक ही जगह थी जहां से लोग पीने का पानी भरा करते थे। मैंने जब उसको देखा तो मैं तो उसका दीवाना हो गया। उसके लंबे लंबे बाल और पतली कमर देखकर मेरे दिल में हजारों किस्म के जज्बात उभरने लगे। मैंने नौकर से पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा, ये अराई कमाल की बेटी है। मैंने कहा कि है तो वो भी हमारा नौकर ही। तो कहने लगा कि नौकर तो है, लेकिन उसने हमारा कोई काम नहीं किया, खुद को बड़ी चीज समझता है। इस लड़की को शहर भेज के पढ़ाई भी करवाई है और इसके मिजाज नहीं मिलते हैं। कहता है इसकी शादी भी गांव में नहीं करूंगा। कि मैंने सोचा कि मैंने कौन सा इससे शादी करनी है, लेकिन पहले इसके बाप के गुरूर को जरूर कम करूंगा। एक दिन मैंने कमाल को अपने घर बुला लिया और कहा कि मेरे घर में जितने भी कुत्ते हैं आज तुम उनको नहलाओगे। हमारे गांव में कुछ ऐसा रोब और दबदबा था कि हम किसी भी इंसान को कोई भी काम कह सकते थे और वो आगे से इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन कमाल ने तो हद कर दी।
اس نے کہا کہ میں ایک کسان ہوں، زمیندار ہوں، میری اپنی زمین ہے جس پر میں اپنے لیے اناج اگاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں، آپ سے لے کر کچھ نہیں کھاتا، اس لیے میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام کروانا ہے تو کوئی اور کام بتانا ہوگا تو بے شک بتائیں، میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کروں گا۔ میری بھی کوئی عزت ہے، اور آج کل ویسے بھی یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ آپ گاؤں کے چودھری نہیں ہیں، آپ اس گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کا گھر ہے، گھر سب سے بڑا ہے، آپ امیر ہیں، لیکن آپ کا پورے گاؤں کے لوگوں پر کوئی حق نہیں ہے، ان کو آپ حکم نہیں دے سکتے، آپ نے ان کو خریدا نہیں ہوا۔ آپ نے کچھ لوگوں کو نوکری پر رکھا ہوگا تو الگ بات ہے، لیکن ایسے ہی چلتے پھرتے کسی انسان کو اپنا نوکر نہیں بنا سکتے۔ مجھے کمال کے منہ میں 2 گز لمبی زبان دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے تو اتنی باتیں کر دی کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ میں نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ نوکروں نے فوراً اس کو دبوچ لیا اور اس پر بہت تشدد کیا، پھر اسے اس کے گھر چھوڑ آئے۔ مجھے لگا اس بات کے بعد کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگلے ہی دن پولیس مجھے پکڑنے کے لیے آ گئی۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ پولیس کو بھی ہم نے کچھ دے دلا کر فارغ کر دیا۔ ویسے بھی پولیس میرے باپ کو اور دادا کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، ایسی نوبت تو کبھی نہیں آ سکتی تھی کہ وہ مجھے گرفتار کر کے لے جاتے، لیکن تھوڑی بہت بے عزتی ہماری ضرور ہو گئی۔ پر میرے باپ دادا نے یہ بھی کہا کہ اب تم کمال کو تنگ نہیں کرو گے، وہ پولیس تک جا سکتا ہے تو یہ کل کو میڈیا تک بھی جا سکتا ہے، اور اگر میڈیا تک گیا تو ہم لوگ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، پر میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ کمال آرائی کی اس بیٹی کا نام دل نشین تھا۔ نام تو اس کی طرح ہی تھا، وہ خود بھی تو دل نشین تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس کی ماں نہیں تھی اور باپ بیٹی گھر میں اکیلے رہتے تھے، اسی لیے جو میں چاہتا تھا وہ کرنا بہت ہی آسان تھا۔ میرے باپ اور دادا نے مجھے منع کیا، لیکن میں غصے میں آ گیا تھا، کیونکہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی میرے خلاف گیا ہو۔ میں نے آدمی بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیا اور اپنے حصے میں ایک اور گناہ لکھوا لیا، لیکن مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ صبح یہ خبر سامنے آئی کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ کمال آرائی نے بہت شور ڈالا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا، لیکن گاؤں کے کسی بھی انسان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ وہ گاؤں کے چوک میں کھڑا تقریر کرتے ہوئے بول رہا تھا کہ آج میری بیٹی ہے، کل کسی اور کی ہوگی۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی جو میرے ساتھ رشتے میں تھی اور میں نے دھوکہ دیا تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس کو فوراً ہی طلاق دے دی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی کسی اور کے ساتھ رہ کر آئی ہے۔ میں نے اس گاؤں کی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ اس نے کہا کہ تھوڑی سی گندم کے لیے کیوں اپنی بیٹیوں کو رسوا کر رہے ہو، تھوڑی سی اناج کے لیے کیوں اپنی عزت بیچ رہے ہو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، تم سب میرے ساتھ چلو، ہم لوگ شہر جائیں گے، ہم لوگ کسی بڑی جگہ بات کریں گے، کسی بڑے افسر کے آفس کے باہر بیٹھ جائیں گے، ہڑتال کریں گے۔ لیکن اس شخص کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا، کیونکہ میرے آدمی پورے گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے اور پہلے ہی ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کسی نے بھی کمال کا ساتھ دیا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کا وہ حال کیا جائے گا کہ وہ سارا گاؤں دیکھے گا۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، اسی لیے اس کے ساتھ کوئی بھی نہ چلا۔ وہ بیچارہ 1-2 ہفتے تک شور ڈالتا رہا، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر خبر ملی کہ وہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے، یعنی کہ مصیبت خود ہی ختم ہو گئی۔ ویسے بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میرے پیچھے میرے باپ اور دادا کھڑے تھے جو بہت ہی مضبوط انسان تھے، ان کی پہنچ دور تک تھی، ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میرے بابا جان تو اب الیکشن میں بھی کھڑے ہونے والے تھے۔ ہماری طاقت مزید بڑھ گئی تھی، ہمیں کسی کا ڈر نہیں تھا۔ جب یہ بات میری دادی کو پتہ چلی تو میری دادی نے مجھے بہت باتیں سنائیں اور کہا کہ تم غلط کر رہے ہو اور ایک دن پچھتاؤ گے، لیکن دادا نے میری دادی کو فوراً ڈانٹ دیا اور کہا کہ آرائی ویسے ہی اس خاندان کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اس کی ماں بھی تو آرائی تھی، جو ہوا بہت اچھا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پوتے کو ڈانٹنے کی۔ اس کی اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے اسے پکڑنے کے لیے پولیس بھیج دی۔ کسی اور کے ساتھ چکر ہوگا اس لڑکی کا جس کے پیچھے اس نے خودکشی کر لی اور الزام ہمارے پوتے پر لگا دیا۔ میرے دادا نے تو بات کا رخ ہی گھما دیا تھا۔ میری دادی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہا کہ خاندان کے سارے مرد بدکردار ہیں اور عورتیں بد نصیب، اسی لیے ان کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئی، کسی کو کوئی اچھا ہمسفر نہیں ملا،
इधर उधर ही मुंह मारते रहे हैं। पर कहते हैं जब किसी चीज की फरावानी हो जाए तो फिर दिल उस चीज से तंग आ जाता है। और मुझे इस गांव की कोई भी औरत पसंद नहीं आती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक और लड़की को देखा जिसने नकाब कर रखा था। उसको गांव में काम करते हुए देखा था। मुझे उसकी सिर्फ आंखें दिखाई थी, लेकिन क्या खूबसूरत आंखें थी। उसको देखकर मैं उसका दीवाना हो गया। मैंने औरतों के इतने नाज नखरे और अदाएं देख ली थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी आंखों में जाने क्या बात थी कि वो मेरे दिल को भा गई थी। मैंने उसके करीब जाकर बात करने की कोशिश की तो वो जाने कहाँ गायब हो गई। मैंने फिर उसके बारे में पता लगाया तो किसी ने बताया कि ये गांव की नहीं है, ये एक हफ्ता पहले ही रहने के लिए आई है। बहुत गरीब लोग हैं, ज़मीनों पर काम करके पेट पालती है और इसका नाम भी किसी को मालूम नहीं है। सबसे कटी रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती, चेहरा भी छुपा कर रखती है। पता नहीं इसका क्या राज है, किस गांव से आई है, लेकिन कहते हैं कि बहुत ही पुरअसरार किस्म के लोग हैं। इसके साथ सिर्फ इसकी माँ रहती है। लेकिन इस लड़की तक मेरी रसाई हो नहीं पा रही थी कि अचानक से ही वो दिखाई देती और अचानक गायब हो जाती थी। उनका घर भी नहीं मिल रहा था। जब घर मिल गया तो पता चला ये दोनों घर पर नहीं थी। पता नहीं क्या हो रहा था, फिर से कुछ अजीब हरकत हुई। मैंने देखा कि वो नकाबपोश औरत मेरी गाड़ी के पास खड़ी थी और मुझे दूर से देख रही थी, जिस तरह मैं उससे दूर से देखा करता था। लेकिन जैसे ही मैं करीब जाने लगा वहां से वो भाग गई। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो लड़की नहीं है। उसने नकाब कर रखा था, इसीलिए मैं उसे ठीक से पहचान नहीं पाता था। लेकिन उसकी आंखें वाकई बहुत खूबसूरत थीं और मैं उसकी आंखों का गर्विदा हो चुका था। मेरे घर में रिश्ते की बात हो रही थी। दादी ने कहा कि बहुत बदकिस्मत लड़की होगी जिसकी शादी शाहजैन से होगी। उसको कैसा शौहर मिलेगा जो न जाने कितनी जगह चक्कर चला चुका है। तो मेरी सौतेली माँ ने फौरन कहा कि आपको अपने एक पोते के बारे में ऐसे बात करते हुए अजीब नहीं लगता? तो कहने लगी कि इसमें क्या अजीब है, जब ये काम करते हुए इसका दिल नहीं घबराता तो फिर कहने में क्या बुरा। वैसे भी हक बात कहना कोई अजीब बात नहीं होती है। ये एक निहायत ही बिगड़ा हुआ लड़का है। मुझे मेरी दादी पर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी कि बिल्कुल अपनी माँ पर नहीं गया, सीधा ही अपने बाप पर चला गया। तो मेरी सौतेली माँ ने कहा माँ पर जाता तो और भी बुरे काम करता। उन्होंने इस बात का कोई जवाब न दिया। पता नहीं उनको मेरी माँ से इतनी मोहब्बत क्यों थी। मैं सारे गांव में बदकिरदार मशहूर हो चुका था कि मैं एक निहायत ही बुरा इंसान हूँ। मुझे देखकर औरतें दरवाजे बंद कर लेती हैं और अपनी छोटी बच्चियों को भी छुपा लेती थीं, लेकिन मैं उन चीज़ों को महसूस नहीं करता था। लोग मुझे दरिंदा समझते थे, पर मुझे एहसास नहीं था। मेरे पास इतनी दौलत थी कि कोई लड़की मेरे से शादी करने से इनकार नहीं कर सकती थी, लेकिन जिस जगह मेरा रिश्ता देखा जा रहा था उन लोगों ने इनकार कर दिया। हमारे पास इतनी ज़मीनें थीं कि एक दिन में वो ज़मीनें देखी नहीं जा सकती थीं। आलीशान हवेली, पैसा, दौलत, गाड़ियाँ, नौकर, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमारे पास नहीं थी। यहाँ तक कि मैं शक्लो सूरत का भी बहुत हसीन था। लेकिन जब मेरे लिए इनकार हुआ तो इस बात ने मुझे गहरा धचका पहुँचाया कि लड़की वालों ने ये कहकर इनकार किया था कि आपके बेटे के पास सब कुछ है पर किरदार नहीं है, और हम अपनी बेटी की शादी एक जालिम इंसान के साथ नहीं कर सकते। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि नहीं करनी मुझसे शादी तो ना करें, मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक और दो जगह से भी मुझे इनकार हो गया, यहाँ तक कि मेरी अपनी फुफ्फो की बेटी ने भी इनकार कर दिया। लोग दौलत देखकर भी मेरे साथ शादी करने पर राजी नहीं थे। मैंने सोच लिया कि मैं उसी से शादी करूंगा। सारी जिंदगी लड़कियों को अपनी खुशी के लिए तलाश कर लेता था, लेकिन उसी नकाबपोश लड़की को तलाश करके उसके घर रिश्ता भेजूंगा और उससे शादी करूंगा। वही मेरी बीवी बनेगी। वो गरीब होगी तो शायद वो भी मुझसे शादी के लिए मान जाएगी। लेकिन वो लड़की मुझे मिल नहीं रही थी। मैं उसे तलाश करने में नाकाम रहा था। मैंने सुना था कि उसकी एक माँ है, मुझे उसकी माँ से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ भी मेरे हाथ नहीं आ रही थी। बिलाखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया कि मैं अपने कमरे में चुपचाप सो रहा था जब मुझे महसूस हुआ कोई मेरे कमरे की खिड़की पर दस्तक दे रहा है। खिड़की पर दस्तक दी, दरवाजे पर नहीं, इसलिए मैं उठा और जाकर देखा तो कदमों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही लड़की थी जिसको मैं तलाश कर रहा था। ये तो खुद ही मेरे कमरे तक आ गई थी, वो भी रात के वक्त। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे अंदर खींच लिया।
मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाश कर रहा था, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने फ़ौरन उसे ये बात कह डाली, लेकिन उसने मेरे हाथ से अपना हाथ अलग कर लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, शादी करने के लिए नहीं। कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, उसी से मिलवाने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन मैं भी डर रही थी। जब उसने ऐसा कहा तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है और तुम्हें कैसे पता है उसके बारे में? उसने कहा कि वो बाहर ही खड़ा है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसे अंदर बुलवा लूं। जब वो औरत कमरे में आई तो वो भी उस लड़की की तरह ही लग रही थी, दुबली पतली और नकाब पोश। लेकिन जब उसने अपना नकाब हटाया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो मेरी अपनी माँ थी और उन दोनों की शक्लें एक जैसी लग रही थी। शायद वो मेरी माँ की बेटी थी, यानी वो मेरी बहन थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरे दूसरे शौहर की औलाद थी। मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ और वो ये कि मैंने तुम्हारे बाप को धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हारे बाप को छोड़कर नहीं गई थी। तुम्हारा बाप भी तुम्हारे ही तरह था। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मुझसे पहले उसकी एक और बीवी भी थी और न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसका चक्कर था। उसने मुझसे शादी नहीं की, अपनी मोहब्बत के धोखे में मेरे पास आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उसने कहा कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, इसको जहाँ मर्जी करो। लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी गोद में लेकर वहां पर वापस आई तो उसने मुझे कबूल कर लिया और सबसे ये झूठ बोला कि मैं उसकी बीवी हूँ। लेकिन मैं उस रिश्ते में इस तरह नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारी दादी को बता दिया। वो एक एक बात से वाकिफ हैं। दादी ने कहा कि इस औरत के साथ निकाह करो, लेकिन तुम्हारा बाप ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया और मुझे हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था। गांव में भटकती रही और दूसरे शहर चली गई। वहां पर किसी से शादी कर ली। जिससे शादी की उसकी एक पहले से बच्ची थी। ये वही बच्ची है। इस दुनिया में इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं दूसरे शहर में रह रही थी, लेकिन मुझे कमाल नजर आया जो शहर में फिर रहा था, इंसाफ की तलाश में भटक रहा था। मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने मुझे सारी दास्तान सुनाई, क्योंकि उसको मैं बचपन से जानती थी। हम दोनों साथ ही खेला करते थे। वो मेरे बचपन का साथी था। उसने बताया कि चौधरी का बेटा अपने बाप दादा से भी आगे निकल गया है। गांव की हर लड़की पे आंख रखता है, कोई लड़की ऐसी नहीं जिसकी इज्जत महफूज हो। ये सुनकर मेरे दिल पर तीर चल गए, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ये मैं अच्छी तरह जानती थी। तुम्हारे बाप की पहली बीवी माँ नहीं बन सकती थी, और तुम्हारे बाप की तीसरी बीवी जो अभी तुम्हारी सौतेली माँ है, वो भी कभी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारे बाप को औलाद सिर्फ मैंने दी, और औलाद के लिए ही उसने मुझे कबूल किया था। लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं ज़ात में कम थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था और मैं उसके साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हारे लिए बहुत तड़पी। लेकिन जब ये सोचती थी कि तुम बड़े ख़ानदान के चिराग हो, अच्छे इंसान बनोगे, अच्छे स्कूल कॉलेज में जाओगे, वो ज़िंदगी तुम्हें मिलेगी जो तुम्हें मैं नहीं दे पाऊंगी। लेकिन तुम फिर भी एक बुरे इंसान बन गए। इतने बुरे कि एक मजबूर बेटी का बाप तुम्हें बद्दुआएं दे रहा था। इतनी बड़ी बद्दुआएं कि अगर वो तुम्हें लग जाएं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़कर मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, इससे शादी करना चाहते हो ना तुम? मैं कभी भी तुम्हारी शादी इससे नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुमसे मिलने के लिए दिन रात दुआएं करती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे मिलकर कोई भी खुशी नहीं हुई है। तुम्हारी दादी से ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी जिसने मेरा साथ दिया। मेरी माँ ने ऐसा कहा और वहाँ से उस लड़की का हाथ पकड़कर चली गई। मैं घुटनों के बल गिर गया और सोचने लगा कि मैंने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। उन सारी लड़कियों की शक्लें मेरी आंखों के आगे आने लगी, जिनको मैंने बेआबरू किया और उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। मैं दौलत और ताकत के नशे में इतना गुम था कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया। आज के बाद मैंने सारे बुरे कामों से तौबा कर ली। अपनी दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा खैरात में देने लगा। मेरे बाप दादा मुझसे झगड़ने लगे, लेकिन उनकी बात मैं नहीं सुनता था। दादा 2 साल बाद इस दुनिया से चले गए और 10 साल के बाद बाबा भी। मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है। गांव वालों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। मेरी माँ फिर से जाने कहाँ खो गई है। मैं उसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मिलती नहीं है। शायद यही मेरी सज़ा है। मेरी माँ को जब ये पता चला कि उसका बेटा इस हद तक आगे निकल गया है, तो वो मुझसे बात करने की खातिर गाँव आई थी, लेकिन मुझ तक पहुँचना आसान नहीं था। अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आई थी, और सच कहूँ तो मेरा अगला शिकार वही थी। उन्होंने मुझे गुनाह करने से बचा लिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे माफ़ नहीं किया। जब तक मेरी माँ माफ़ नहीं करेगी, मुझे खुदा भी माफ़ नहीं करेगा।
मेरी दादी भी इस दुनिया से जा चुकी हैं। अब मैं कोई 21 साल का नौजवान नहीं रहा, बल्कि 40 के हिंसे के करीब जाता हुआ एक आदमी हूँ। लोग बुराई को बहुत देर तक याद रखते हैं। सब यही कहते हैं कि चौधरी शाहज़ैन बहुत बदल गया है, लेकिन अपने ज़माने में जितनी बुराइयां की हैं इसने, इसकी वजह से इसे आखिरत में सज़ा ज़रूर मिलेगी। और ये सब सोच के मैं डर जाता हूँ कि एक दिन मरना भी है। जब मरकर अल्लाह के पास जाऊँगा तो ना जाने उसे क्या जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी के बारे में कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और अगली कहानी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।